कभी सोचा है आपने कितनी बार ठान लिया कि आज से सब बदल जाएगा, पर फिर भी वही हुआ जो होना लिखा था? क्या यह संयोग था या कोई अदृश्य हाथ जो आपकी जिंदगी की डोर खींच रहा है? आज हम बात करेंगे प्रारब्ध, उस गुप्त नियम की जो आपकी हर सांस में छिपा है और किस तरह यह आपके अहंकार को तोड़कर आपको असली आजादी की ओर ले आता है। अगर आप भी बार बार महसूस करते हैं मैंने कोशिश की पर नहीं हुआ, तो यह वीडियो आपकी निगाह बदल देगा। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कितनी भी कोशिश कर लें, आखिरकार वही होता है जो होना लिखा है? जैसे किसी अदृश्य लेखक ने आपकी जिंदगी की स्क्रिप्ट पहले से लिख दी हो। आप अपनी भूमिकाएं निभाते हैं, पर कथा की दिशा किसी बड़े हाथ में रहती है। यह अनुभव हमें चौंकाता भी है और मन को बेचैन भी कर देता है। आज हम उसी कमजोर सी गहरी सी वास्तविकता के बारे में बात करेंगे। प्रारब्ध, वह सूक्ष्म लेखन जो आपके कर्मों, परिस्थितियों और समय के मेल से बनता है और आपकी यात्रा की राह निर्धारित करता है। कहानी से शुरू करते हैं। एक गांव का युवक हर सुबह मन भर मेहनत करता, दिन रात काम करता, पर सफलता बार बार उसे चिराग सा गलती कर देती। उसका मित्र एक दिन कहता है, तेरी किस्मत दोष निकाल रही है। युवक गुस्से में आता है, प्रण लेता है, पर कुछ नहीं बदलता। फिर एक वृद्ध संत से मिलकर बैठता है। संत मुस्कुराते हुए कहता है, तुमने बीज बोए थे, कुछ फल उसी प्रकार उगेगा। पर देखो, वही बीज तुम्हें वही सबक दे सकता है जो तुम्हारी आत्मा को परिपक्व करे। युवक ने धीरे धीरे समझा कि भाग्य कोई दंड नहीं, बल्कि सीख देने वाली प्रक्रिया है। यह शुरुआत है उस राह की जहां हम प्रारब्ध को बुरा या चंगा केवल दंड या पुरस्कार की दृष्टि से नहीं देखते, बल्कि विकास की लेजर कट जैसी समझ से देखते हैं। पर प्रश्न यही उठता है, प्रारब्ध है क्या? क्या यह अटल नियति है जो हर एक निर्णय को छीन लेती है, या फिर एक लचीला नक्शा है जिसमें कुछ मार्ग पहले से अंकित होते हैं, पर अपनी चाल आप चुनते हैं? शास्त्र कहते हैं, प्रारब्ध हमारे पिछले कर्मों का फल है। वह बीज जो हमने पहले बोया अब फल दे रहा है। पर यह केवल कर्म का कारण फल नहीं, यह समय, परिस्थिति और आतत्व का भी सम्मिलित परिणाम है। इसे हम एक बगीचे की तरह समझ सकते हैं। आपने जो बीज पहले बोए वे पेड़ उन्हीं बीजों के होंगे, पर किस मौसम में फल आएंगे, कितनी धूप मिलेगी, कितनी बरसात, यह सभी बाहरी कारण मिलकर उस फल के गुण और समय को तय करते हैं। इस परिचय का एक और उद्देश्य है आपके मन में रोशन करना कि प्रारब्ध हमें डराने वाला नहीं, बल्कि मार्गदर्शक है। यह उस शिक्षक की तरह है जो कठोर अनुभव देकर भीतर का बड़ा पाठ पढ़ाता है। और हाँ, यह जानना भी जरूरी है कि प्रारब्ध आपको पूरी तरह से निष्क्रिय नहीं बनाता। आप अभी भी कर्म कर सकते हैं, पर कर्म करने की दिशा, परिणाम और समय में प्रारब्ध का योगदान रहता है। आपको इस संतुलन को समझना होगा, जहां कर्म आपकी जिम्मेदारी है और परिणाम का भार कुछ बड़ा सूक्ष्म कारण समझ लेता है। इस वीडियो की यात्रा 5 हिस्सों में होगी। पहले हम प्रारब्ध की वास्तविक परिभाषा और उसकी आध्यात्मिक दार्शनिक जड़ें खोलेंगे। दूसरे, हम देखेंगे यह कैसे बनता है, कर्म, संस्कार और समय का संगम। तीसरे में हम उस मानसिक द्वंद्व, स्वतंत्रता बनाम नियति को गहराई से समझेंगे। चौथे हिस्से में हम व्यवहारिक उपाय देंगे, कैसे इस समझ से आप घबराहट घटाकर शांति और सशक्तता पा सकते हैं। अंत में निष्कर्ष में हम समर्पण, कर्म और धैर्य के व्यावहारिक सूत्र समेट कर छोड़ेंगे, ताकि यह सिर्फ सिद्धांत न रहे, बल्कि आपकी रोजाना की जिंदगी में उतर सके। प्रारब्ध, यह शब्द सुनते ही दिमाग में कहीं एक ठंडी सी हवा सी चल जाती है, पर इसका अर्थ जितना गहरा है उतना ही सरल भी। शास्त्रों में प्रारब्ध को अक्सर लिखित भाग्य की संज्ञा दी जाती है, पर यह किसी लेखनी से लिखी लकीर नहीं है। यह वह परिणाम है जो आपके पूर्ववर्ती कर्मों, संस्कारों और परिस्थितियों के मेल से समय पर खिलकर आपके अनुभव बन जाते हैं। इसे समझने के लिए सबसे उपयुक्त रूपक है बीज और वृक्ष। आपने जो बीज पहले बोया वही वृक्ष उगकर फल देगा, पर किस मौसम में कितनी धूप और कितनी वर्षा में फल पकेंगे, यह बाहरी परिस्थितियां तय करेंगी। प्रारब्ध वही फल है, पर उसके आने का समय और स्वरूप उस बड़े ताने बाने का हिस्सा है जिसे हम जीवन कहते हैं।
दार्शनिक दृष्टि से यह 3 स्तरों पर समझा जाता है। प्राथमिक कारण, पूर्व का कर्म, मध्यवर्ती पर्यावरण, परिस्थिति, समाज, शरीर और अंदरूनी परिपक्वता, मन की तीव्रता, आत्मिक योग्यता। यही त्रिकाइयां मिलकर प्रारब्ध का स्वरूप बनाती हैं। उदाहरण के लिए, किसी ने पिछले जन्मों या जीवन में हिंसा पर अधीन कर्म किए हों, उनका परिणाम कुछ कठिन परिस्थितियां बनाकर सामने आ सकता है। पर यदि उसी व्यक्ति ने धैर्य, आत्मा संशोधन और ध्यान भी किया हो, तो परिणाम का स्वरूप अलग होगा, शिक्षा रूपी, सुधार उपकारी। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म का फल कठोर भी हो सकता है और कोमल भी। प्रारब्ध उसका ढांचा, पर अनुभव उस इकाई का रंग तय करता है। उपनिषदों और भगवत गीता में इस विषय पर सूक्ष्म विवेचना मिलती है। गीता में कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को लब्ध परिणाम का अनुबंध नहीं खोना चाहिए, कर्म करते हुए फल की आस से अलग रहना चाहिए। यह न केवल नैतिक निर्देश है, यह एक गहरा दार्शनिक तर्क है कि जब आप परिणाम की बंधन छूट समझ लेते हैं, तब आप अपने प्रारब्ध का बोझ हल्का कर सकते हैं। पर इसका अर्थ यह भी नहीं कि प्रारब्ध को अस्वीकार कर दें, बल्कि उसे समझकर सक्रियता और समर्पण दोनों का समन्वय करना है। अब एक और परत, संस्कार। हमारे विचार, आदतें और प्रवृत्तियां, ये सभी पिछले अनुभवों के संचय हैं, जिन्हें संस्कार कहा गया। ये ही संस्कार हमारे आज के विकल्पों को प्रभावित करते हैं। किसी व्यक्ति का प्रारब्ध इसलिए भी उत्पन्न होता है क्योंकि उसके संस्कारों ने उसे निश्चित चालों पर चलने का प्रवण बना दिया। पर पारंपरिक गुरु शास्त्र यही कहते हैं कि संस्कारों को मिटाया नहीं जा सकता, पर उन्हें परिवर्तित जरूर किया जा सकता है, सत्य आचरण, साधना और गुरु शिक्षा से। अतः प्रारब्ध का अर्थ यह नहीं कि आप चिरकालीन बंधन में जकड़े हैं। इसका अर्थ यह है कि आपकी आत्मिक परिपक्वता के हिसाब से जीवन के पाठ आएंगे और आप उन्हें पार कर सकेंगे या नहीं, यह आपकी सतत चुनौतियों और परिवर्तन का खेल रहेगा। अंत में, समय, काल। हर घटना का अपना समय होता है। शास्त्र इसे काल चक्र कहते हैं। कभी कभी वही प्रयास जो असफल दिखता है, पहले तैयार होने की प्रतीक्षा करता है। जब समय पूर्ण होता है, तब उसी प्रयास की छोटी सी चिंगारी एक पहाड़ हिला देने वाली आंधी में बदल जाती है। यही कारण है कि कई महापुरुषों ने वर्षों के रियाज, तप और धैर्य के बाद फल देखा, क्योंकि प्रारब्ध का समय आया था। इसलिए समझिए, प्रारब्ध एक स्थिर लेखन नहीं, एक जीवंत ढांचा है जो कर्म, संस्कार और काल के समन्वय से बनता और बदलता रहता है। अब हम उस रहस्यमय जाल के बीच उतरते हैं जहां प्रारब्ध का ताना बाना बुना जाता है, वहां जहां कर्म, संस्कार और समय मिलकर आपका अनुभव गढ़ते हैं। इसे समझने के लिए एक सरल परिकल्पना लें। जीवन एक काला सा मिट्टी का बर्तन है। उस बर्तन में पहले से डाले हुए बीज, वे आपके पुराने कर्म हैं। बर्तन की बनावट, वह आपके संस्कार, और दी गई आग की तीव्रता, वह समय। जब पानी, परिस्थितियां आता है, तब वही बीज फूटते हैं। पर किस प्रकार के फल उगेंगे, यह इन तीनों चीजों के घनत्व पर निर्भर करता है। कर्म, यह सबसे प्रत्यक्ष घटक है। हमारे विचार, वचन और क्रिया, ये तीनों कर्म का रूप हैं। हर कर्म एक सूक्ष्म बीज की तरह हमारे चित्त में बैठ जाता है। छोटे छोटे कर्मों का संचय, कुछ महीनों का, कुछ वर्षों का और कुछ कहा जाए तो पिछले जन्मों का, हमारे जीवन की मिट्टी में छाप छोड़ देता है। यह बीज तभी फल देता है जब उसे अनुकूल परिस्थितियां मिलती हैं। वहां तक तो आप स्वयं भी पहुंचते हैं। कर्म करना आपका क्षेत्र है, पर उसके परिणाम कब और किस रूप में आएंगे, यह प्रारब्ध का क्षेत्र बन जाता है। संस्कार, ये बीजों का प्रकार बतलाते हैं। संस्कार आपके भीतर की वृत्ति, आपकी तजुर्बों की टेप है। बचपन में जो आदतें बनी, जो सीखें मिली, वो आज के निर्णयों में गूंजती हैं। संस्कार यह तय करते हैं कि जब विकल्प सामने आएंगे तो आप किस तरफ झुकेंगे। कोई व्यक्ति संकट में संयम दिखाता है क्योंकि उसके भीतर संयम के संस्कार मजबूत हैं। कोई जल्दी टूट जाता है क्योंकि उसकी टेप वही स्मृति बार बार चला रही है। संस्कारों को बदलना कठिन है, पर असंभव नहीं। सतत अभ्यास, साधना और सचेत आत्मनिरीक्षण इन्हें मुलायम करने की चाबी है। समय, काल,
प्रारब्ध का तीसरा और सबसे रहस्यमय पहलू है। हर बीज का अपना एक कठिन समय होता है, वह क्षण जब सभी परिस्थितियां परिपक्व होकर फल आने योग्य हो जाती हैं। हम अक्सर अधीरता में प्रायः असफलता को अपनी कमजोरी मान लेते हैं, पर कई बार असफलता बस उस बीज का असमय पला फैलना होती है। महान साधक वर्षों तक तप करके भी तभी फल देखते हैं जब प्रारब्ध का समय पूर्ण होता है। इन तीनों घटकों का घनत्व यह निर्धारित करता है कि प्रारब्ध कैसा बनता है, मुलायम शिक्षा देने वाला, कठोर परीक्षा सा, या फिर अचानक वरदान जैसा। पर यहां पर एक सूक्ष्म बिंदु है, मानव इरादा और लक्ष्य। आपकी नीयत, आपका धैर्य और आपकी चेतना ये संस्कारों को बदलने शुरू कर देते हैं। उदाहरण के लिए, वही बीज जो पुराने गुस्से से उपजा था, नियमित आत्मनिरीक्षण और प्रेमाभ्यास से धीरे धीरे परिवर्तनशील फल दे सकता है। कड़वे का स्वाद कम, उपयोगी सीख अधिक। इसीलिए शास्त्र कहते हैं, कर्म करते रहो पर परिणाम से मुक्त रहो। इस तरह आप बीज का सावधानी पूर्वक पोषण कर सकते हैं, बिना उसके फलों पर अनावश्यक आस लगाए। अब एक चेतावनी, यह समझ फेटलिज्म नियतिवश में न बदले। सब पहले से लिखा है। यह धारणा बहुधा आलस्य या परित्याग को जन्म देती है, पर वास्तविक आध्यात्मिक विवेक यह बताता है, प्रारब्ध आपका स्वामी नहीं, वह आपका शिक्षक है। आप कर्म करते रहिए, संस्कार सुधारने का प्रयत्न करिए और धैर्यपूर्वक समय के परिपक्व होने की प्रतीक्षा कीजिए। यही संयोजन आपको शक्तिशाली बनाता है, न कि पराजित। अब जब आपने यह समझ लिया कि प्रारब्ध किस तरह बनता है, कर्म, संस्कार और काल के सम्मिलन से, तो असली सवाल यह है, इस ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे उतारें। यहां उद्देश्य यह नहीं कि आप भाग्य के आगे बैठकर निष्क्रिय हो जाएं, बल्कि यह कि आप समझकर विवेक से और प्रभावी तरीके से कर्म करें, ताकि प्रारब्ध आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ सहयोग करें। नीचे क्रमवार और व्यवहारिक उपाय दिए जा रहे हैं, छोटे प्रयोग जो तुरंत लागू किए जा सकते हैं और जिनसे मन की हलचल घटेगी, धैर्य बढ़ेगा और जीवन का भार हल्का लगेगा। सुबह की प्रैक्टिस, 5 मिनट स्वीकारोक्ति रूटीन। सुबह उठते ही 5 मिनट के लिए शांत होकर बैठें, आंखें बंद करके धीमी गहरी सांस लें और 3 बार कहें, मन में या धीरे बोलें, जो होगा उसके लिए मैं तैयार हूं, मैं अपना कर्म करूंगा, करूंगी। यह छोटी सी प्रैक्टिस दिमाग में स्वीकारोक्ति की आदत डालती है। जो घटना भी आए, उसे पहला फिल्टर यह बनेगा कि मैं प्रतिरोध नहीं करूंगा, मैं सीखना चाहूंगा। इससे दिमाग का प्रतिरोध कारक स्वर घटता है और भावनात्मक ऊर्जा नियंत्रित रहती है। कर्म का विवेक, लक्ष्य बनाओ पर फल पर न चिपको। अपने रोज के कार्यों को 2 हिस्सों में बांटकर लिखें। ए, जो करना अनिवार्य है, काम, परिवार, जिम्मेदारियां, और बी, जो आप इच्छा से अतिरिक्त करना चाहेंगे। हर दिन 1 से 2 छोटे लक्ष्यों को चुनें और उन्हें पूरा करने का प्रयत्न करें, पर परिणाम के प्रति लगाव को कम करने का मानस बनाइए। यह अभ्यास गीता का सरल प्रयोग है। कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो। धीरे धीरे मन का घमंड सिकुड़ता है और प्रारब्ध के साथ सामंजस्य बढ़ता है। संस्कार शोधन का व्यावहारिक पाठ्यक्रम, 21 दिन का माइक्रो प्रोग्राम। संस्कार बदलने के लिए बड़े निर्णय नहीं, रोजाना छोटे अभ्यास चाहिए। 21 दिनों का कार्यक्रम अपनाएं। दिन 1 से 7, सुबह शाम 5 मिनट आत्मनिरीक्षण। दिन भर कोई चिंता आई तो उसे सरल शब्दों में लिखें। दिन 8 से 14, प्रतिदिन एक सकारात्मक क्रिया, किसी की सहायता, धन्यवाद लिखना। इससे मानसिक टेप बदलता है। दिन 15 से 21, प्रतिदिन 10 मिनट ध्यान, प्राणायाम, अनुलोम विलोम या श्वास ध्यान। यह मन को स्थिर कर संस्कारों की तीव्रता घटाता है। इन 22 दिनों के बाद आप देखेंगे कि प्रतिक्रियाएं बदल रही हैं। आप पहले जितनी तीव्रता से प्रतिक्रिया देते थे, वह घटेगी और विकल्पों की संख्या बढ़ेगी। समय के साथ काम करना, धैर्य की कला। समय का सम्मान सीखना भी अभ्यास मांगता है। जब कोई लक्ष्य नहीं मिल रहा, तो खुद को 2 तरह से प्रशिक्षित करें। ए, सक्रिय धैर्य। रोज छोटे कदम रखो, न तो छोड़ो, न अति हड़बड़ी करो। और बी, मन का निरीक्षक बनो। जब असफलता आए तो 5 गहरी सांस लें,
तुरंत प्रतिक्रिया न दें। ऐसा करने से आप ऊर्जा बचाते हैं और प्रणाली स्वयं परिपक्व होने का समय पा लेती है। कभी कभी यही समय ही निर्णायक होता है। समर्पण का व्यावहारिक अर्थ: कर्म प्लस प्रार्थना प्लस आभार। समर्पण का अर्थ निष्क्रियता नहीं, बल्कि कर्म करते हुए परिणाम को ईश्वरीय हाथ में सौंप देना है। प्रतिदिन कोई छोटी प्रार्थना या मंत्र, जैसे हे प्रभु, मुझे वही दीजिए जो मेरे लिए उत्तम है, बोलें और दिन भर 3 बार एक लाइन आभार सूची लिखें। छोटी छोटी चीजें: सुबह की हवा, किसी की मुस्कान। आभार का अभ्यास प्रारब्ध के बोझ को हल्का करता है और मन को सहनशील बनाता है। जब भावनाएं तीव्र हों, तात्कालिक उपाय: यदि अचानक गुस्सा, अतिव्यथित या असहायपन आए, तो यह त्वरित कदम अपनाएं। 10 गहरी नासिकीय सांसें। गहरी सांस लें, धीरे छोड़ें। 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके अपने श्वास पर ध्यान रखें और फिर स्थिति का छोटा नोट लिखें। क्या हुआ, क्या महसूस हुआ। यह विधि भावनात्मक आवेग को रोकती है और आपको स्पष्ट निर्णय का समय देती है। अब जब हमने इस यात्रा में कदम कदम पर देखा, प्रारब्ध क्या है, कैसे बनता है, कहां से आता है और उसे समझकर हम किस तरह जी सकते हैं, तो अंतिम संदेश साफ और सरल है: समझो, करो और समर्पित रहो। प्रारब्ध आपके जीवन का वह सूक्ष्म पृष्ठ है जो कर्म, संस्कार और काल के संयोजन से लिखा जाता है। पर उससे लड़ी हुई आपकी आज की जिंदगानी, आपकी समझ, आपके व्यावहारिक कदम और आपकी आंतरिक मुद्रा से परिवर्तनीय भी बनती है। पहला पाठ: स्वीकारोक्ति। रोज सुबह का 5 मिनट का स्वीकारोक्ति अभ्यास केवल एक रूटीन नहीं, वह मन में एक नई नीति डालता है। प्रतिरोध कम करना और सीखने का दृष्टिकोण अपनाना। जब आप स्वीकार करते हैं कि सब कुछ आपके नियंत्रण में नहीं है, तो दिमाग का वह भाग जो बार बार संघर्ष कर परेशान करता है, शांत होने लगता है। स्वीकारोक्ति अहं का पतन नहीं, बल्कि विवेक की जीत है, क्योंकि तभी आप कर्म को सही ऊर्जा और स्पष्टता से कर पाते हैं। दूसरा पाठ: कर्म का विवेक। गीता का सरल उपदेश: कर्म करो, फल की आस छोड़ दो, ठोस व्यवहार में रूपांतरित होने पर अत्यंत शक्तिशाली है। इसका अर्थ निष्क्रिय होना नहीं, बल्कि कर्म का पूरा, समर्पित और बुद्धिमान रूप अपनाना है। लक्ष्य तय करो, साधन व्यवस्थित करो, पर परिणाम को हाथ पर बांध कर न रखो। ऐसा करने से आपकी ऊर्जा काम में बढ़ेगी और प्रारब्ध के आगमन तक आपका मन चौकस और शांत बना रहेगा। तीसरा पाठ: संस्कार शोधन और लगातार अभ्यास। 21 दिवसीय माइक्रो प्रोग्राम, छोटे ध्यान व्यायाम और प्रतिदिन का आत्मनिरीक्षण, ये सब आपकी मनोदशा और प्रतिक्रियात्मक टेप को बदलते हैं। संस्कार धीरे धीरे बदलते हैं, धैर्य और निरंतरता ही उन्हें मुलायम करती है। जब आपकी प्रतिक्रिया शक्ति बदलेगी, तो प्रारब्ध आपके विरुद्ध नहीं, आपके साथ काम करने लगेगा, क्योंकि अब आप वही सीख अधिक सुंदर रूप से ग्रहण करने लगेंगे जो प्रारब्ध देता है। चौथा पाठ: समय का सम्मान। हर फल का अपना समय होता है। अधीरता अक्सर हमें गलत फैसले करा देती है। संयम हमें वह शक्ति देता है जो समय के साथ फल को पहचान कर उसे ग्रहण कर लेती है। बड़ी सफलताएं अक्सर धीरे धीरे बनती हैं। यहां धैर्य आपका सच्चा साथी है। जब आप समझते हैं कि समय भी एक शिक्षक है, तो आप हर ढलान और चढ़ाई को अवसर की तरह देख पाते हैं। अंतिम और सबसे नाजुक पाठ: समर्पण का सही अर्थ। समर्पण हार नहीं, ये बुद्धिमत्ता है। यह जानना कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ कर रहे हैं और परिणाम को किसी बड़ी शक्ति के हाथ में छोड़ना, यही आंतरिक शांति लाता है। समर्पण में क्रिया रहती है, पर क्रिया के साथ एक हल्की मुस्कान भी, क्योंकि आप जानते हैं कि जो होगा वह आपके उत्कर्ष के लिए है। यही वह अवस्था है जहां जीवन बोझ नहीं, एक यात्रा बन जाता है। अब मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप तुरंत सब बदल डालें। मैं सिर्फ यही कहूंगा, एक छोटे से प्रयोग से शुरू करो। 21 दिनों के लिए सुबह स्वीकारोक्ति, एक छोटा लक्ष्य और रात को आभार सूची। बदलाव धीरे धीरे आएगा, पर वह ठोस होगा। और जब आप महसूस करें कि आंतरिक शांति बढ़ रही है, तब समझ जाओ कि प्रारब्ध का खेल अब तुम्हें उलझा नहीं रहा, वह तुम्हें ऊर्जा दे रहा है। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर कुछ हलचल बनाई है, तो इसे अपनाइए और अपने अनुभव यहां साझा कीजिए।
आपकी कहानी किसी और के लिए मार्गदर्शक बन सकती है। लाइक करें, शेयर करें और यदि आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए 21 दिन का विस्तृत जर्नल टेम्पलेट और प्रतिदिन के निर्देश भी तैयार कर दूंगा। याद रखिए, आप अपने प्रारब्ध के बंदिशों में नहीं फंसे। आप उस बीज की खेती करने वाले बागवान हैं। बीज वही हो सकता है, पर इस पेड़ की छाया कैसी होगी यह आपकी देखभाल पर निर्भर है। शांत रहिए, कर्म करते रहिए और समर्पण के साथ उस रहस्य को गले लगाइए जो आपको धीरे धीरे अपनी असल आजादी की ओर ले जाएगा।